भारत की नदियाँ। भारत की जो नदियाँ हैं उनका हमारे भारत में विशेष महत्व है। कई शहर हैं जो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं और उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो कई औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी जो हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। इसके अलावा वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, वो हमेशा ही बहती रहती हैं। अब उनमें हमेशा पानी क्यों रहता है? क्योंकि जब वर्षा नहीं होती है, सूखा मौसम होता है, तो ऐसे में भी जो हिमालय का बर्फ़ है वो पिघलता रहता है और उसके पिघलने से इन नदियों में हमेशा पानी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नदियों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अरब सागर में जाने वाली नदियाँ। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ और तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अरब सागर की मुख्य नदियों में आती है सिंधु, नर्मदा, माही, ताप्ती व मांडवी और जुआरी। इसी प्रकार यहाँ पर लूणी और साबरमती नदियाँ भी हैं। फिर हम चलते हैं बंगाल की खाड़ी पर। बंगाल की खाड़ी की 2 मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी व महानदी। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो होता है चेमायुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, मानसरोवर झील है यहाँ पर, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये किधर जाती है? इस तरीके से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से इसकी दिशा रहती है। सिंधु नदी, सिंधु, तो इसका उद्गम हुआ था चेमायुंग ग्लेशियर से। उसके बाद भारत में इस पॉइंट पर ये प्रवेश करती है और इस पॉइंट का नाम है दमचौक। इसी प्रकार इस पॉइंट से भारत से आउट होती है और भारत से बाहर निकलती है ये चिल्लास से। इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इसका इस नदी तंत्र का क्षेत्रफल है। और जो उद्गम का स्थान देखा है हमने चेमायुंग ग्लेशियर, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील, तिब्बत। और तिब्बत कहाँ पे है? आप सभी को पता है ये स्थित है चीन में। अब पाकिस्तान में इस पॉइंट को यहाँ पर बोला जाता है मिठान कोट। और इस मिठान कोट पर पंजाब की 5 नदियाँ, 5 मुख्य नदियाँ आकर के यहाँ पर मिलती है, जो कि क्या कहलाती है? सिंधु की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? झेलम नदी की। तो झेलम नदी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आती हुई यहाँ पर इस तरीके से इससे मिल जाती है। उसके बाद आती है चिनाब नदी। तो जो चिनाब नदी है यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से झेलम में ही मिल जाती है। तो ये है चिनाब। उसके बाद आती है रावी नदी, देन प्रवाहित होती है सतलज नदी। तो जो सतलज नदी है वो यहाँ पर राक्षस ताल झील से होते हुए इस प्रकार से सतलज नदी में झेलम नदी मिलती है यहाँ पर, और ये दोनों नदियाँ जो है सिंधु में मिल जाती हैं। तो ये है सतलज। और सतलज में एक और इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम है व्यास। तो ये जो व्यास नदी है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर के सतलज में मिल जाती है। तो अभी हमने देखा कि जो सिंधु का अपवाह तंत्र है उसमें सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? चेमायुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से, जो कि चीन तिब्बत में स्थित है। भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक से
और भारत से आउट होती है चिल्लास से। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो भी हमने 5 नदियां देखी थी, दैट इज झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब। और इन पांचों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पंचनद। और सिंधु में इन पंचनद का जो मिलन होता है वो कौन से स्थान पर होता है? ये होता है मिठानकोट, पाकिस्तान में। कुछ अन्य सहायक नदियां देख लेते हैं। ये है पंचनद, तोची, नुब्रा, गोमल, काबुल एंड हुजा। ये सभी की सभी जो नदियां हैं ये संबंध रखती है पाकिस्तान से। इसके अलावा जो भारत की अन्य सहायक नदियां हैं वो है शोट, गिलगित, कुनार, झाओ व गार। ये सारी नदियां हैं भारत की। इन सभी को आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, दैट इज शुद्ध घी के झाग। सिंधु की सहायक नदियों में श से शोट, ग से गिलगित, के से कुनार, जा से झांव और ग से गार। इसी प्रकार जो पाकिस्तान की सहायक नदियां हैं इसे भी कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पंचामृत तो गाय का होता है ना। सिंधु जल समझौता। देखिए चूंकि सिंधु जो नदी है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ बनी रहती है। तो यहाँ पर हुआ क्या था? सिंधु जल समझौता में भारत और पाकिस्तान के बीच में इन नदियों का बंटवारा किया गया। बंटवारा कुछ इस तरीके से किया गया कि भारत के अंडर में व्यास नदी, दूसरी रावी नदी और तीसरी सतलज नदी, ये तीनों नदियाँ रहती हैं भारत के कंट्रोल में। और पाकिस्तान के कंट्रोल में रहती है सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम। इस प्रकार से ये समझौता किया गया। और कब किया गया ये समझौता, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये किया गया 19 सितंबर 1960 को, 1960 में। 19 सितंबर 1960 को ये वाला जो समझौता है वो किया गया। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो थे आयूब खान। अब हम डिटेल में जानते हैं इन नदियों के बारे में अलग अलग। सबसे पहले पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। अब झेलम नदी के बारे में ये तो हमें पता है कि ये क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, और साथ ही साथ ये चिनाब की सहायक नदी भी मानी जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग झरने से, जो कि कश्मीर घाटी में स्थित है। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो वेरीनाग झरने से होता है, और ये कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, जो कि सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है, और ये कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में ही मिल जाती है। झेलम नदी की बात की जाए तो इस नदी के तट पर स्थित एक नगर है जिसका नाम है श्रीनगर। और जैसा कि झेलम नदी की जो सहायक है वो किशन गंगा है, और जो चिनाब की सहायक है वो है झेलम नदी। तो ये कहाँ पर मिलती है? झेलम नदी में पाकिस्तान में जंग के निकट ये से मिल जाती हैं। एक बात और याद रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बनता है इन दोनों नदियों के बीच में एक दोआब बनता है। किन दोनों नदियों के बीच में बनता है? चिनाब और झेलम के बीच में। चिनाब और झेलम नदी के बीच में एक दोआब बनता है। तो ये जो दोआब है वो क्या कहलाता है? इसे छज बोलते हैं, या फिर इसे चद भी बोल दिया जाता है।